हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी जीट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 15 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी उत्तराखंड जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स वीडियो वीपीडीओ सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 751 पदों के साथ साथ उत्तराखंड जीके से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि लेक्चरर के सिलेबस में भी उत्तराखंड पूछी जा रही है, और पटवारी, पुलिस भर्ती, जितने भी अन्य एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें पिछले 14 भागों के बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये सीरीज हमारी वन लाइनर सीरीज है, जिसमें हम जो भी क्वेश्चंस है उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ते हैं। और इसमें से अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले 14 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नया बैच 21 तारीख से शुरू होने वाला है उत्तराखंड और हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 15। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक किसके द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान द्वारा या कौन से नेशनल पार्क के द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वारा शुरू किया गया था। और यह प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में हुई फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, और करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था, इसी कारण एग्जाम में भी पूछा गया था। बुक्स में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स या न्यूज पेपर्स में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक किसके द्वारा शुरू किया गया था, कौन से राष्ट्रीय उद्यान द्वारा शुरू किया गया था। तो गंगोत्री नेशनल पार्क या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा शुरू किया गया था। अब थोड़ा सा हम गंगोत्री नेशनल पार्क या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं कि गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो 1989 1989 में हमारी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और ये गंगोत्री नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में ही स्थित है। गंगोत्री मंदिर भी हमारा कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। और गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तरकाशी में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 या 1979 में हुई थी। अब कहीं कहीं दोस्तों आपको इसकी स्थापना 1990 और 1992 भी देखने को मिलेगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग स्थापना वर्ष दिए गए हैं, लेकिन एक्यूरेट अगर माना जाए तो 1989 को एक्यूरेट माना जाएगा। ठीक है, अब गंगोत्री नेशनल पार्क से ही एक और प्रश्न हमारा इंपोर्टेंट बनता है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क ही है। और इसी के द्वारा ऑनलाइन प्रवेश परमिट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा चंद शासक अकबर से मिलने मुगल दरबार में गया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। और यह प्रश्न दोस्तों ना रुद्रचंद और अकबर से संबंधित जो प्रश्न है हर एग्जाम में लगभग लगभग हमें देखने को मिलता है। चंद्र राजवंश से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो अकबर से संबंधित प्रश्न, या मुगल वंश से जो कि उनकी गहनता थी वहां से प्रश्न बनते हैं, या फिर जो हमारे चंद्र राजवंश के प्रमुख राजा थे उन्होंने मुगलों के साथ उनके कैसे संबंध थे, या परमार राजवंश के जो राजा थे उनके कैसे संबंध थे, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अधिकतर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है हमारा कि कौन सा चंद शासक अकबर से मिलने मुगल दरबार में गया था। तो रुद्रचंद दोस्तों अकबर से मिलने मुगल दरबार में गया था। ठीक है, और रुद्रचंद ही चंद्र राजवंश का पहला ऐसा शासक होता है जो कि मुगल दरबार में जाता है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है पहले कि चंद्र राजवंश का पहला राजा कौन था जो कि मुगल दरबार में गया था। तो वो था रुद्रचंद, और अकबर से मिलने गया था मुगल दरबार में। और अकबर और रुद्रचंद की सबसे पहले मुलाकात कहाँ हुई थी? तो रुद्रचंद अकबर से मिलने सबसे पहले कहाँ गया था? लाहौर गया था, लाहौर। और कब गया था? ये गया था 1588 में लाहौर में मुलाकात हुई थी रुद्रचंद और अकबर की। ठीक है, और दोस्तों रुद्रचंद ही पहला ऐसा चंद राजवंश का राजा था जो कि एक गुलाम शासक कहलाया। क्यों? क्योंकि रुद्रचंद से पहले के जो चंद शासक थे उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, या मुगलों के या गुलाम या करद स्वीकार नहीं किया। लेकिन रुद्रचंद हमारा पहला ऐसा राजा होता है जो कि एक गुलाम राजा कहलाता है या करद राजा कहलाता है। इससे पहले के जो सभी राजा थे वो स्वतंत्र राजा कहलाते थे, लेकिन रुद्रचंद ने क्या करी? मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। अब रुद्रचंद ने मुगलों की अधीनता स्वीकार क्यों करी दोस्तों? तराई भाबर के क्षेत्र हेतु। देखिए दोस्तों, तराई भाबर का जो क्षेत्र है, जो कि हमारा वर्तमान में उधम सिंह नगर जनपद के आसपास का क्षेत्र है, नैनीताल जनपद में हल्द्वानी वाला जो क्षेत्र है, रामनगर वाला जो क्षेत्र है, यह तराई भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो तराई भाबर क्षेत्र को उस टाइम पे नौलखिया माल या फिर 84 माल प्रगना के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो तराई भाबर का क्षेत्र था यह 84 कोसों में विस्तृत था, और 9 लाख रुपए की आय यहाँ से एक शुद्ध वर्ष में, मतलब शुद्ध आय यहाँ से प्राप्त होती थी, जिस कारण ये क्षेत्र हमारा काफी महत्वपूर्ण था। तो इसी क्षेत्र में क्या था, हमारा मुगल सेना ने या मुगलों के कुछ शासकों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। इस कारण रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। ठीक है, और अकबर के द्वारा ही रुद्रचंद को क्या किया गया? इस तराई भाबर का संपूर्ण क्षेत्र दिया गया। तो ये प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों कि किसके द्वारा तराई भाबर का संपूर्ण क्षेत्र दिया गया रुद्रचंद को? तो अकबर के द्वारा दिया गया। या फिर प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि चंद्र राजवंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने संपूर्ण तराई भाबर को विजित किया है, संपूर्ण तराई भाबर का क्षेत्र जीता? वो कौन था दोस्तों? रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद के समय पे काफी सारे काम हुए। रुद्रचंद का ही जिक्र हमें किसमें मिलता है? अकबरनामा या आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी और अकबरनामा में भी हमें रुद्रचंद और अकबर के बीच में जो सौहार्दपूर्ण संबंध थे उसके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, और एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से प्रश्न में एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि
मुगल काल के दौरान जो हमारा कुमाऊं था वह किस सूबे के अंतर्गत आता था? तो मुगल काल के दौरान जो हमारा कुमाऊं था वह दिल्ली सूबे का एक अंग था। किसका? दिल्ली सूबे का एक अंग था। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। और दोस्तों रुद्रचंद के बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो उत्तराखंड का इतिहास वाली प्लेलिस्ट है, वहां पर रुद्रचंद के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको बताई हुई है कि रुद्रचंद के द्वारा ही अल्मोड़ा में मल्ला महल का किला भी बनाया जाता है। मल्ला महल का किला जो अल्मोड़ा में स्थित है, किसने बनाया था? वह भी रुद्रचंद ने ही बनाया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको वहां पे सभी चीजें मिल जाएगी। ठीक है। और एक प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि आईने अकबरी में तराई बाबर के कितने महलों का जिक्र देखने को मिलता है? तो 21 महलों का जिक्र देखने को मिलता है। ये चीजें सब मैं इतिहास वाली वीडियो में करा चुका हूं, आप वहां पर देख सकते हैं। ग्वालदम का युद्ध हुआ था, रुद्रचंद ही पहला ऐसा शासक होता है जो कि कत्यूर घाटी को जीतता है, बैजनाथ क्षेत्र को जीतता है या बागेश्वर को जीतता है। ठीक है। गढ़वाल पर यह आक्रमण करता है रुद्रचंद, और बलभद्र शाह के बीच में युद्ध होता है। कौन सा? ग्वालदम का युद्ध। ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको यहां से इंपोर्टेंट है और नोट डाउन भी करने हैं। आगे बात करते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि राज्य में प्रचलित भांटा सांटा किस प्रकार के लोकगीत हैं? तो प्रश्न सबसे पहला तो यह बनता है कि उत्तराखंड में भांटा सांटा क्या है? तो भांटा सांटा क्या है? एक लोकगीत है, और लोकगीत में भी मनोरंजनात्मक गीत के रूप में इसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड में भांटा सांटा क्या है? तो ये क्या है? मनोरंजनात्मक गीत है। तो ये प्रश्न डायरेक्टली इंपोर्टेंट आपसे बन सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ जाएगा कि भांटा सांटा के साथ ही उत्तराखंड में लोरी क्या है? तो लोरी भी एक मनोरंजनात्मक गीत के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ में उत्तराखंड में कई अन्य सारे गीत है, जैसे कि हुड़की बोल गीत जो कि एक कृषक गीत के अंतर्गत आता है, बैर गीत और ठुलखेल गीत काफी महत्वपूर्ण है, न्योली गीत जो कि एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, झोड़ा गीत, चांचरी गीत, छपेली गीत, भगनौल गीत और चैली पाथा गीत, ये सभी क्या है? उत्तराखंड के गीत हैं। ठीक है। झोड़ा गीत, ये सभी उत्तराखंड के हमारे गीत है। इसके ऊपर हम कभी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपसे प्रश्न आजकल डायरेक्टली पूछ लिया। जैसे प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड में न्योली क्या है? तो एक वन गीत था न्योली। उसी प्रकार से भांटा सांटा क्या है? ये मनोरंजनात्मक गीत है। ठीक है। झोड़ा चांचरी ये भी गीत है, छपेली गीत है, भगनौल गीत है और चैली पाता गीत है, ठुलखेल गीत, बैर गीत, हुड़की बोल गीत, सभी गीतों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं भी हैं। ठीक है। तो भांटा साटा क्या है? मनोरंजनात्मक गीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि धूली पाथा किसके द्वारा चलाया गया था माप तौल करने के लिए? तो अजय पाल के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों देखिए, अजय पाल वाली वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट से डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि अजय पाल परमार राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिससे आयोग ने अभी तक सबसे अधिक प्रश्न एग्जाम में पूछे हैं। जिस प्रकार से चंद्र राजवंश में सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक रुद्रचंद से पूछे गए हैं, उसी प्रकार से परमार राजवंश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक अजय पाल से पूछे गए हैं। तो अजय पाल वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट पे जाके हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में ही परमार राजवंश में आपको मिल जाएगी। तो यह प्रश्न भी शायद फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में आया था कि धूली पाथा किसके द्वारा चलाया गया था? तो अजय पाल के द्वारा माप तौल हेतु धूली पाथा चलाया गया था। आप देखिए दोस्तों, अजय पाल हमें पता है परमार राजवंश का 47वां राजा था और परमार राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या फिर परमार राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी अजय पाल को ही जाना जाता है। जब दोस्तों अजय पाल ने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता, गढ़वाल के 52 गढ़ों पर विजित करने वाला राजा कौन था? वो भी अजय पाल था, क्योंकि इससे पहले हमारा गढ़वाल में परमार राजवंश शासन तो करता था, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में शासन करता था, जो कि चांदपुर गढ़ी के आसपास का क्षेत्र था। क्योंकि हमें पता है कि कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी में ही परमार राजवंश की स्थापना करी थी। ठीक है। उसके बाद में ये हमारा 37वां राजा होता है अजय पाल। अजय पाल का सपना होता है कि वो 52 गढ़ों को जीतेगा और एट लास्ट में 52 गढ़ों को भी जीत लेता है। ठीक है। इनके बारे में सारी मैंने अजय पाल वाली वीडियो में आपको बताया। तो जब ये 52 गढ़ों को जीतता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो पहले वो 52 गढ़ हुआ करते थे, उन सभी गढ़ों में क्या होता था, जो मापतौल के लिए अलग अलग प्रणालियां अपनाई जाती थी। जैसे कोई गिलास से नापता था, कोई कटोरे से नापता था, कोई किसी से नापता था, कोई माणे से नापता था। तो अजय पाल ने क्या किया, यार ऐसे तो चलेगा नहीं काम, क्योंकि अजय पाल के ही पूरे शासन के नेतृत्व में वह क्षेत्र आ गया था। तो अजय पाल ने कहा अब मेरे पूरे राज्य में, यानी कि जो 52 गढ़ों को इसने जीता, उसके बाद में इसने गणदेश शब्द का प्रयोग किया। गढ़वाल शब्द वहीं से हमारा उत्पन्न हुआ। अजय पाल ने ही गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति भी करी, ऐसा माना जाता है। तो गढ़वाल जब नाम आया तो गढ़वाल का जो संपूर्ण क्षेत्र जो 52 गढ़ों से मिलकर बना था, उन 52 के 52 गढ़ों में एक ही मापतौल की प्रथा शुरू करी। किसने? अजय पाल ने, जिसे कहा गया क्या? धूली पाथा। धूली पाथा। इसी के साथ साथ दोस्तों देवलगढ़ शिलालेख में अजय पाल के इस धूली पाथा को क्या कहा गया है? अजय पाल का धर्मपाथो कहा गया है। ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि अजय पाल के धूली पाथा के बारे में किस शिलालेख में हमें वर्णन मिलता है? तो देवलगढ़ शिलालेख या देवलगढ़ अभिलेख में हमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। परमार राजवंश का 37वां शासक था। परमार राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा जाता है। 52 गढ़ों को विजित करता है। परमार राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह चांदपुर गढ़ी में थी। तो अजय पाल के द्वारा ही सबसे पहले परमार राजवंश की राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। और अजय पाल कौन से धर्म को मानता था? तो गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित था क्या अजय पाल? अपने अंतिम समय में इसने गोरखनाथ संप्रदाय को ज्वाइन कर लिया था, यानी कि गोरखनाथ संप्रदाय का ही अनुयायी बन गया था। और इसी को उत्तराखंड का अशोक या फिर गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। उत्तराखंड का अशोक या गढ़वाल का अशोक हमारे किसको कहा जाता है? अजय पाल को ही कहा जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ गढ़वाल का बिस्मार्क भी इसे कहा जाता है। आदिनाथ या आदि पुरुष के नाम से भी अजय पाल को ही जाना जाता है। ठीक है। और अजय पाल की तुलना दोस्तों मानोदय काव्य, जो कि परमार राजवंश का सबसे प्राचीन काव्य, ठीक है, परमार राजवंश का सबसे प्राचीन काव्य या गढ़वाल क्षेत्र का सबसे प्राचीन काव्य मानोदय काव्य, जिसके रचनाकार कौन थे? कवि भरत थे। कवि भरत ने अजय पाल की तुलना मानोदय काव्य में कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम,
से करिए, ठीक है। इसी के साथ इंद्र, कुबेर, इनसे करिए। तो कभी कभी आप फेसबुक में प्रश्न देखते होंगे, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं उत्तराखंड का अशोक कौन था, और गढ़वाल का कृष्ण कौन था, गढ़वाल का युधिष्ठिर कौन था, गढ़वाल का भीम कौन था, गढ़वाल का कुबेर कौन था, गढ़वाल का इंद्र कौन था। तो सभी में नाम अजयपाल का आता है, लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते नहीं है। बस ये एक एक्चुअलिटी में उसने उसकी तुलना उससे कर दी, तो लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी के साथ एक और प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है कि अजयपाल का भवन कब बहा, अजयपाल का भवन कब ध्वस्त हुआ, इस प्रकार का भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अजयपाल का भवन दोस्तों 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई थी, सॉरी भूकंप आया था 1803 में। तो भूकंप से ये भवन क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद में इसके कुछ अवशेष बच गए थे, जो कि 1894 में बाढ़ में बह गए, ठीक है। 1894 में इस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई, जिस कारण क्या हुआ, अजयपाल का पूरा राजभवन क्या हो गया, इस बाढ़ में बह गया। तो प्रश्न, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि अजयपाल का जो राजभवन था वह भूकंप से कब क्षतिग्रस्त हुआ, 1803 में, और बाढ़ से कब बहा, तो 1894 में बहा था, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपको डायरेक्टली याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए 1803 में कौन शासक था, बताइए 1803 में कौन शासक था परमार राज उसमें, तो प्रद्युम्न शाह था, क्योंकि 1804 में वो फिर खुड़बुड़ा का युद्ध हारता है। ये चीजें अगर आपने उत्तराखंड पहले नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको मुसीबत रहेगी, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़िएगा दोस्तों, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड में कांचुला खर्क किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, कांचुला खर्क से अभी तक बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कभी प्रश्न पूछ जाता है कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, कांचुला खर्क में स्थित है। कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है कि कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो चमोली जनपद में स्थित है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अलग अलग प्रकार से यहां से प्रश्न बनते हैं। अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड में कांचुला खर्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु प्रसिद्ध है क्या, कांचुला खर्क। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे ही याद कीजिएगा, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहां स्थित है दोस्तों, ये चमोली जनपद में स्थित है, चमोली गढ़वाल जनपद में स्थित है क्या हमारा कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना की जाती है। अब देखिए दोस्तों, कस्तूरी मृग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कस्तूरी मृग क्या है, हमारे उत्तराखंड का राज्य पशु अगर हम कहें तो राज्य पशु कौन सा है, वह है कस्तूरी मृग, ठीक है। अब देखिए, उत्तराखंड के राज्य पशु से प्रश्न भी पहले एग्जाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस। तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि उत्तराखंड की एग्जाम में सरल प्रश्न नहीं आते हैं। एग्जाम में दोस्तों सरल प्रश्न भी आते हैं और हार्ड प्रश्न भी आते हैं, तो आपको दोनों प्रकार के प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग है, राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कस्तूरी मृग से ही संबंधित एक और प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, या किस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, तो अस्कोट वन्यजीव विहार में उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और ये अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, तो अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। और ये अस्कोट वन्यजीव विहार कहां स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों, केदार वन्यजीव विहार, ये भी कस्तूरी मृग के लिए ही बनाया गया था स्पेशली, कि केदार वन्यजीव विहार या फिर केदार कस्तूरी मृग वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, केदार वन्यजीव विहार या केदार कस्तूरी मृग वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी, 1972 में की गई थी। ये भी कहां स्थित है, ये भी चमोली में ही स्थित है। और उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है कौन सा, केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसी के साथ साथ में एक हमारा मेहरोड़ी वन्यजीव विहार भी है, जिसकी स्थापना 1977 में होती है। और ये मेहरोड़ी वन्यजीव विहार बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। वैसे तो ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा पर पड़ता है दोस्तों, लेकिन एक्चुअलिटी में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, छठा, कि उत्तराखंड अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तराखंड में अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2005 को हुई थी, उत्तराखंड अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना। तो उत्तराखंड में अंतरिक्ष से संबंधित प्रसार प्रसार करने के लिए या वैज्ञानिकता को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न और सातवां प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है कि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बछेंद्री पाल से काफी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और यह प्रश्न भी पूछा गया है कि बछेंद्री पाल कौन थी। सबसे पहले तो बात यह आता है, तो पर्वतारोही थी ये बछेंद्री पाल जी। और यह एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी, तो 1984 में बछेंद्री पाल जी एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और कब, अगर डेट पूछा जाए तो 23 मई 23 या 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल जी एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और एवरेस्ट पर, यानी कि जो हमारी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, क्या एवरेस्ट चोटी पर आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में भी बछेंद्री पाल को जाना जाता है। तो प्रश्न ये बन सकता है आपसे एग्जाम में कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी हमारी बछेंद्री पाल जी। इसी प्रकार से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी, वो भी दोस्तों बछेंद्री पाल जी ही थी। इसी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व की कौन से नंबर की महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो विश्व के 5वें नंबर की महिला थी, ठीक है। 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर फतह किया था, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों बछेंद्री पाल जी को 1984 में ही क्या हुआ, पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1984 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2017 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए, बछेंद्री पाल जी का संबंध उत्तराखंड से ही है और ये एक प्रसिद्ध पर्वतारोही के रूप में जानी जाती है। तो इनका जन्म कब हुआ था, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बछेंद्री पाल जी का जन्म हुआ था 24 मई
1954 को उत्तरकाशी के नाकुरी नामक गांव में। तो 24 मई 1954 को इनके जन्म हुआ था उत्तरकाशी के नाकुरी नामक गांव में, और 24 मई 1984 को ही इन्होंने क्या किया, एवरेस्ट की चढ़ाई फतेह की, और एवरेस्ट चढ़ने वाली ये उत्तराखंड की या भारत की प्रथम महिला हमारी बनी थी, और विश्व की 5वीं नंबर की महिला बनी थी। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको बछेंद्री पाल जी के बारे में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है तो आप, मेरी एक वीडियो बनी हुई है मैराथन क्लास, ठीक है, मैराथन क्लास जो कि 4 से 4.5 घंटे की है, उसमें ऑब्जेक्टिव बात करी हमने, परीक्षा वाणी में जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, या एज ए प्रैक्टिस आप उसे देख सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में चीजों को बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहां से भी आपको एग्जाम में उस मैराथन क्लास से 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आप भले ही किसी भी एग्जाम को देने जाइएगा तो उत्तराखंड के 10 से 12 प्रश्न आपको उसी मैराथन क्लास से देखने को मिल जाएंगे। बस आप उस मैराथन क्लास को अच्छी तरीके से देखिएगा। तो बछेंद्री पाल जी के बारे में हमने बात कर ली। एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? 1984 में चढ़ी थी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? देखिए दोस्तों, ये 36 रकम 32 कलम का व्यवस्था का संबंध किससे था? करों से। दोस्तों चंद्र राजवंश में कर थे, 68 प्रकार के टोटल कर थे, जिसे 36 रकम और 32 कलम के नाम से, 36 और 32 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 68 होता है ना। तो 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन, यानी कि इस व्यवस्था का या इस कर व्यवस्था का अंत किसने किया था? तो गोरखाओं के द्वारा यह अंत किया गया था। और यहीं से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का शुरुआत किसने कर दी? शुरुआत चंदू के समय पे हुई थी, और चंदू के समय पे क्या थे? 68 प्रकार के टोटल कर हुआ करते थे, जिसे 36 रकम 32 कलम के नाम से जाना जाता था। और इस प्रथा की शुरुआत करी थी किसने? चंदू ने। लेकिन इस प्रथा का उन्मूलन या 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन या अंत किसने किया? तो वो गोरखाओं के द्वारा किया गया। और गोरखों के समय पर या चंदू के समय पे कर व्यवस्था क्या थी, कौन कौन से कर लगते थे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। करों से भी एग्जाम में काफी बार पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, यहां से भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस ताल को मानस खंड में सनत कुमार सरोवर कहा गया है? तो दोस्तों नौकुचिया ताल को मानस खंड में सनत कुमार सरोवर कहा गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि निम्न में से किस ताल का संबंध, मतलब नौकुचिया ताल का संबंध उत्तराखंड के किस पुराण में हमें देखने को मिलता है? मानस खंड, केदारखंड, इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मानस खंड में नौकुचिया ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया। अब ये नौकुचिया ताल कहां स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है क्या? नौकुचिया ताल। और नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल है। उत्तराखंड की तथा कुमाऊं की सबसे गहरी ताल कौन सी है? वो है नौकुचिया ताल, जो कि कहां पड़ती है? नैनीताल जनपद में ही स्थित है। काफी बार यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला और 10वां प्रश्न है हमारा दोस्तों किया, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कहां स्थित है? काशीपुर में स्थित है। यह प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा जा चुका था। पहले प्रश्न पूछा था कि IIM कहां स्थित है या भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? तो ये काशीपुर में स्थित है। उसके बाद में एग्जाम का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ, फिर प्रश्न पूछा जाने लगा कि IIM की स्थापना कब की गई थी? तो 29 अप्रैल 2011 को IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। कब? 29 अप्रैल 2011 को। और ये काशीपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कपिल सिब्बल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, कपिल सिब्बल। अब दोस्तों इस बार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया। एग्जामिनर ने आपको घुमाने के लिए, आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए थोड़ा सा कठिन प्रश्न बना दिया। प्रश्न क्या बनाया देखिए कि भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? देखिए आप यहां से ना आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना था। अगर आपको इसकी स्थापना याद है तभी आप इसकी पंचवर्षीय योजना बना सकते थे। तो एग्जामिनर आपके दिमाग से कैसे खेलता है, आप इस प्रकार के प्रश्नों से ये चीजें सीख सकते हैं। इसी कारण मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिक्स करके बता रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर किस लेवल तक एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है वो आपको यहां से पता चलता है। ठीक है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना देखिए कब हुई थी? 29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी। अगर आपको ये स्थापना याद है तो आप पंचवर्षीय योजना भी वहां पर टिकअप कर सकते थे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना लगभग सभी को पता है। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब ये 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 2007 से 2012 तक चली थी। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से 2017 तक चली थी। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। अगर आपको स्थापना वर्ष याद था कि 2011 में इसकी स्थापना हुई और पंचवर्षीय योजनाओं की आपको नॉलेज थी, तो तभी आप इस प्रकार का प्रश्न को सही कर सकते थे। तो आपको चीजों को ना रिलेट करते हुए पढ़ना है और डिटेल्स में पढ़ना है। देखिए इसमें क्या हुआ, उसने उत्तराखंड से तो संबंध पूछता, लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ उसने भारत के जो हमारा इंडियन जो जीके है वहां से भी इसको रिलेट करके प्रश्न पूछ दिया। तो दोस्तों 10 प्रश्न आज के हमने बात कर ली हैं। अब आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं? बद्रीनाथ पांडे, विक्टर मोहन जोशी, मुंशी इम्तियाज अली जी या फिर जीवानंद जोशी जी, कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में भी आप हमसे जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, कमेंट करके आप हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उनको भी उत्तराखंड जीके के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो पाए। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। 21 दिसंबर से हमारा
उत्तराखंड का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड और हिंदी हम काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं और काफ़ी डिटेल्स में आपका उत्तराखंड का और ये हिंदी का ही कोर्स चलेगा, जो कि स्पेशली 60 मार्क्स का पोर्शन आपको हमारे द्वारा कवर अप कराया जाएगा। तो आप अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 7417540616 और 9411595080 पर। दोस्तों आज की वीडियो बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।